साल के आर्यन मिश्रा के साथ कुछ ऐसा ही यही हकीकत 23 अगस्त की रात आर्यन अपने दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकलते हैं, लेकिन कभी घर वापस नहीं लौट पाते। आर्यन और उनके दोस्त एक रेनॉल्ट डस्टर में जा रहे थे, तभी एक मारुति स्विफ्ट में बैठे गौरक्षक के भेष में नरभक्षक, जिन्हें लगा कि गाड़ी में इस डस्टर में कैटल स्मगलिंग हो रही है। न्यू इंडिया के नए बहादुरों ने फिर इस डस्टर का पीछा किया। डस्टर में बैठे लोगों को लगा कि भैया उनके पीछे गुंडे लग गए हैं, शायद कोई दुश्मन है, उन्होंने भी गाड़ी भगाई। 30 किलोमीटर तक यह चेस चलता रहा, फरीदाबाद के सेक्टर 21 से पलवल के भगौला तक, जहां फिर गाड़ी पर गोली चलाई गई। पहले आर्यन को सिर के पीछे गोली लगी और फिर गाड़ी रुकने के बाद एक आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर जो जुल्म की एक दास्तान वाला वाकया सामने आया है। एक पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया एक कौ रक्षक के थ्रू। वो कौ रक्षक जो ना सिर्फ ये पहली दफ़ा वाकया बल्कि बहुत सारे लोगों को कत्ल करते रहे हैं सिर्फ कौ के नाम के ऊपर, और वो इंसान कत्ल करके शर्मिंदा भी नहीं, और कहता है कि मुझे सिर्फ ये दुख है कि वो ब्राह्मण था, मुसलमान नहीं था। भाई अगर वो मुसलमान होता तो इस न्यूज़ को ना मीडिया उठाता और ना ही वहाँ की पुलिस कुछ करती, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर इस तरह के जुल्म हुए हैं एक कौ के नाम के ऊपर। एक जानवर को इंसानों से बर्तरी दी गई है और बहुत सारा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया है। इन लोगों को नहीं पता कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया के अंदर कौ का एक्सपोर्ट गोश्त करती हैं, और इंडिया दुनिया के दूसरे नंबर के ऊपर बीफ एक्सपोर्टर के अंदर आता है, और इनके अपने काले धंधों को छुपाने के लिए कौ बख्शिश बने हुए हैं। आज इंडिया के एक भाई ने इसी तरह की वीडियो बनाई है और पूरी डिटेल्स में इस वाकये को बयान किया। हम उसके ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे। गांव देहात छोटे मोटे शहरों की बात छोड़ो, अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे जगह पर भी हो, तब भी रात में ड्राइव के लिए, मैगी खाने के लिए मत निकलना। हो सकता है कि बिन वजह कोई आप पर गोली चला दे, आपको मार डाले और बाद में आकर सॉरी बोले, कहे गलती से मिस्टेक हो गया। 19 साल के आर्यन मिश्रा के साथ कुछ ऐसा ही 23 अगस्त की रात आर्यन अपने दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकलते हैं, लेकिन कभी घर वापस नहीं लौट पाते। आर्यन और उनके दोस्त एक रेनॉल्ट डस्टर में जा रहे थे, तभी एक मारुति स्विफ्ट में बैठे गौरक्षक के भेष में नरभक्षक, जिन्हें लगा कि गाड़ी में इस डस्टर में कैटल स्मगलिंग हो रही है। न्यू इंडिया के नए बहादुरों ने फिर इस डस्टर का पीछा किया। डस्टर में बैठे लोगों को लगा कि भैया उनके पीछे गुंडे लग गए हैं, शायद कोई दुश्मन है, उन्होंने भी गाड़ी भगाई। 30 किलोमीटर तक यह चेस चलता रहा, फरीदाबाद के सेक्टर 21 से पलवल के भगौला तक, जहां फिर गाड़ी पर गोली चलाई गई। पहले आर्यन को सिर के पीछे गोली लगी और फिर गाड़ी रुकने के बाद एक और गोली जो आर्यन के बाजू में लगी। उसके बाद इन गौ भक्षकों को समझ में आया कि गाड़ी में तो तस्करी हो ही नहीं रही है, फैमिली बैठी हुई है, तब वो वहां से भाग निकले। मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज के छानबीन के बाद पुलिस 5 लोगों को अरेस्ट करती है। वरुण, सौरभ, कृष्ण और आदेश, सब दिल्ली के फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में रहने वाले लोग। इनका लीडर और गोली चलाने वाला इंसान, अगर आप इसे इंसान कह सको, अनिल कौशिक, करीबन 40 साल के हैं। अनिल कौशिक अपना स्टार्टअप भी है लिव फॉर नेशन, जो गौ रक्षा की वकालत करता है। पुलिस का कहना है कि यह पहली बार है कि अनिल ने ऐसे किसी काउ स्मगलर का इस तरीके से पीछा किया हो। लेकिन आर्यन के परिवार भगवान की रक्षा ये करें, हालांकि भगवान इंसान की रक्षा करता है। आप 30 किलोमीटर किसी के पीछे इस तरीके से गाड़ी नहीं भगाते हो, गोली नहीं चलाते हो, जब तक ये काम आप पहले कर चुके हो। हैरानी की बात यह भी है कि इतना बड़ा लंबा चेज, फायरिंग होती है, लेकिन कोई पुलिस प्रेजेंस नहीं, कोई नाकाबंदी नहीं, कोई पेट्रोलिंग नहीं, सही समय रहते हुए पुलिस को कोई जानकारी नहीं। अनिल कौशिक को उसके आस पड़ोस वाले एज अ गौ रक्षक ही जानते हैं, जिसने प्रेसिडेंट ऑफ गौ रक्षा बजरंग फोर्स और कुख्यात नरभक्षक बिट्टू बजरंगी के साथ भी पहले काम करके रखा है काफी सालों तक। उसे फरीदाबाद का मोनू मानेसर भी कहा जाता है। मोनू मानेसर एक और कुख्यात नरभक्षक जिसपे मर्डर चार्जेस भी हैं, वो अभी जेल में है। नूह में हिंसा के बाद अनिल ने अपने आप को बिट्टू बजरंगी से दूर कर लिया और कुछ तरीके से इंडिपेंडेंट बन गया। शायद इससे धंधा भी और अच्छा चलने लगा हो। अनिल कौशिक की मां का कहना है कि उसका बेटा जानवरों को बचाने की मुहिम में लगा रहता है। लोग फोन करते हैं और वो निकल पड़ता है अपनी गाड़ी लेकर। अक्सर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है एक ऑपरेशन से पहले, और कई बार पुलिस उसके साथ भी रहती है ऐसे रेड्स पर। फिर पुलिस का क्या फायदा? छोड़ दे, ये मानना है कि इस बार पुलिस को नहीं बताया गया, यही एक गलती हुई उनके बेटे से, और कोई खास गलती नहीं हुई।
अनिल कौशिक ने भी बाय द वे अपनी गलती मानी है। जब आर्यन के पिता एक टूटे अवस्था में उससे फरीदाबाद के जेल में मिलने जाते हैं तो अनिल पिताश्री के पैर पर गिर जाते हैं, माफी मांगते हैं और यह कहते हैं कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई, उन्होंने सोचा कि आर्यन तो मुसलमान है, गाड़ी का शीशा टिंटेड था तो उन्हें कुछ दिखा नहीं और उसे एक ब्राह्मण को मारा है, इस बात का उसे गहरा अफसोस है। आर्यन के पिता कहते हैं कि उन्होंने अनिल से पूछा कि मुसलमान होता तो क्या मार देते बिना किसी संकोच के? गाय की तस्करी के लिए किसी की जान ले लेते, गाड़ी के टायर पर भी गोली चला सकते थे, पुलिस को वहां बुला सकते थे, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं था अनिल कौशिक के पास। आर्यन की मां भी बिलक बिलक कर पूछ रही है कि क्या जिंदगी का मोल इतना भी नहीं रह गया है कि किसी को भी रास्ते पर आओगे आप गोली दाग दोगे? उमा मिश्रा अपने बेटे के कातिलों के लिए उम्र कैद की मांग कर रही है। अनिल कौशिक को दुख बस इस बात का है कि उसने एक ब्राह्मण का कत्ल किया। जनता को इस बात का शौक है कि गाड़ी में 19 साल का हिंदू था, मुसलमान नहीं। पुलिस तब हरकत में आई जब उसे पता चला कि डस्टर में तो तस्करी नहीं थी, बस एक फैमिली जा रही थी। अगर गाड़ी में मुसलमान होता, अगर गलती से तस्करी करने वाला इंसान भी होता, अगर तस्करी हो भी रही होती तो 6 गोली भी अगर कोई नरभक्षक दाग देता तो हम ताली बजाकर बोलते वेल डन माय बॉय, वेल डन। जो काम पुलिस, जो काम सिस्टम, जो कोर्ट ना कर पाई तुम नरभक्षों ने कर दिखाया, हमें अब सुरक्षित लग रहा है। हमारी आत्मा अब इतनी मर चुकी है, हमारे अंदर जहर इतना कूट कूट के डाल दिया गया है कि हम दुर्घटना के बाद पहले सरनेम ढूंढते हैं, फिर अपना आउटरेज मीटर डिसाइड करते हैं। इंसान मरा है ये नहीं देखते हैं, मुसलमान मरा है या हिंदू मरा है ये पूछते हैं, ऊंची कास्ट का मरा है या नीची कास्ट का मरा है, फिर बताओ हम गुस्सा करें या नहीं। ठीक जैसे रेप किसने किया, विक्टिम का सरनेम क्या था, खूनी का कास्ट क्या है, टोपी पहनी थी कि नहीं, तिलक लगाया हुआ था या नहीं, कौन सत्ताधारी पार्टी से है, कौन विपक्ष में है, क्राइम गया साला भाड़ में। पहले ये देखो कि आपके अंदर का जो आक्रोश है, आपकी जो बिगटरी है, आपका जो हेट है वो सही साबित होता है या नहीं, उसके बाद हम देखते हैं सही गलत और इंसानियत क्या चीज है। लेकिन हम जितने भी बड़े जल्लाद बन जाएं, हम जितना भी अब्दुल को टाइट कर लें, याद रखिएगा कि एक सिस्टम, एक देश कभी भी नफरत, घृणा, बॉयकॉट, आर्सन के बिना इंडेफिनेटली नहीं चल सकती है। यही विधि का विधान है। अब भैया देखो, जैसे कि राहत इंदौरी साहब ने एक बार सही फरमाया था और हमें चेतावनी भी दी थी, ये जो नफरत की आग है ना, ये किसी के कपड़े पहचानती नहीं है, सबको अपने लपेटे पे लेगी। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसी जद ने आर्यन की जान ले ली, मिश्रा परिवार का चिराग को बुझा दिया। लेकिन आर्यन की मौत न्यूज़पेपर हेडलाइन तक और आपके आउटरीच मीटर तक नहीं पहुंचता अगर उसका सरनेम कुछ और होता। इसी घटना से बस 3 दिन पहले की बात है, मैं बता रहा हूं 24 अगस्त, एक मुसलमान माइग्रेंट लेबरर को एक मॉब ने जान से मार दिया। उसका कसूर यह था कि लोगों को उस पर शक हुआ था कि वो बीफ कंज्यूम कर रहा था। शक पर गोलियां चल रही हैं, शक पर मॉब लिंचिंग हो रही है। और उसके बाद तो सोने पर सुहागा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि भाई गांव वालों का क्या है, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं, उनकी तो श्रद्धा है गायों को लेकर। अब जब खुद ही स्टेट का चीफ मिनिस्टर, स्टेट का पुलिस फोर्स गौरक्षकों को इस तरीके से कवर दे रहा है, तो ऐसे में और भी कई आर्यन मिश्राओं की जान जाएगी। इस बात को आप गारंटी ले लो, स्टैंप पेपर पर लिखवा के ले लो। और साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी ले लो कि जब तक लोग अपनी घटिया सोच नहीं बदलेंगे, ऐसे नरभक्षों का धंधा और भी बढ़ता रहेगा। अब मैंने तो नरभक्षकों का धंधा बोल दिया, ये तो अपमानजनक बात हो गई, डेफेमेशन केस होगा। लेकिन मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को ही दोहरा रहा हूं। ये देखिए कि उन्होंने क्या कहा था कि गौ रक्षक हैं नहीं ये लोग, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। गौ रक्षक का तो चोगा पहना हुआ है। मुझे इतना गुस्सा आता है, गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं, कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं
अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मोदी जी ने इस बात पर भी स्ट्रेस किया था कि गौ रक्षा एक्चुअली है क्या चीज। लोगों को प्रताड़ित करना गौ रक्षक नहीं होते हैं। गाय तो कई वजहों से उनकी मृत्यु हो रही है, उनका रक्षा कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, गाय कूड़े कचरे में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परिणाम होता है कि गाय मर जाती है। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। यानी साफ साफ भाषा में बहुत पहले नरेंद्र मोदी ने हमें साफ साफ वार्निंग, चेतावनी दी हुई थी इन नरभक्षकों के बारे में, लेकिन हमने नहीं सुनी, हमने नहीं बनाया डॉसियर और मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को पनपने दिया। फिर जब अराजकता फैली, जब लोगों की जाने गई, तब हम त्राही त्राही करके चिल्लाने लगे। लेकिन यह बात हमें नहीं दिखी कि ये लोग हमारे रिलीजियस बिलीफ्स का, हमारी आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपना पावर बढ़ा रहे हैं। क्या यह सही था? नहीं था। लेकिन इसी श्रद्धा, इसी आस्था का फायदा उठाकर एक पूरी काऊ माफिया पैदा हो चुकी है हमारे देश में, जिसने लॉ एंड ऑर्डर और इंसानियत को ताक पे रख दिया, लेकिन हमें घंटा फर्क नहीं पड़ा है। इसी में से कुछ लोग तो अब सोशल मीडिया स्टार्स भी बन चुके हैं, खुलेआम वेपन्स दिखाते हैं, अपना क्लाउड दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव, बजरंग दल मेंबर एंड हेड ऑफ गौ रक्षा दल हरियाणा, 2 लाख यूट्यूबर के फॉलोअर, 83,000 फेसबुक के फॉलोअर, अक्यूज्ड ऑफ किलिंग नासिर एंड जुनैद, फिलहाल जेल में हैं। बाकी सारे केसेस में बेल ऑलरेडी मिल चुकी है, कल परसों तक यहां भी बाहर आ जाएंगे। इनसे मिलिए रॉकी राणा, बेस्ड इन दिल्ली, मूवी स्टार नहीं है। ये अपने असॉल्ट वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और यहां सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेशन के नाम पर घंटा होता है, बाबा जी का ठुल्लू होता है। फेसबुक पर 92,000 फॉलोअर्स और इंस्टा पर भी 20,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। कभी अरेस्ट नहीं किया गया है। इंडिया टीवी ने इन्हें हीरो और सेवियर एस्काउस भी दर्शाया गया है। इंस्टाग्राम पर कल तक एक्टिव थे। एक टाइम पर गुजरात में कुख्यात थे बाबू बजरंगी, आजकल हरियाणा में कुख्यात है बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार। वैसे तो वेजिटेबल वेंडर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन गौरक्षा बजरंग फोर्स के मेंबर हैं और खूब इन्होंने आतंक मचा के रखा है। इतना कि बजरंग दल और वीएचपी ने इन्हें डिसोन कर दिया है, कहा कि हम इनको जानते ही नहीं। जब नू में इनके वजह से काफी वायलेंस हुआ, इनको अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन 2 हफ्तों के अंदर छूट गए। इतना है पावर। तो सवाल यह आता है कि आखिर ऐसे नरभक्षों की फौज को तैयार क्यों किया जा रहा है? पहले पैदा करो, फिर उनको पालो पोसो, उनको बड़ा करो। अगर लोगों की सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखना था तो बिल्कुल रखो। अगर काऊ प्रोटेक्शन लॉ बनाना है तो बिल्कुल करो, पुलिस फोर्स को काम पर लगाओ। लेकिन सरकार ये जो हर चीज को ऑफलोड करती रहती है, फ्रीलांसर को हायर कर लो, हैं, सारी पीएसयूज बेच दो। अब क्या लॉ एंड ऑर्डर भी फ्रीलांसर के हाथ में देना चाहते हो? क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है। या फिर ये एक आपकी नई स्कीम है बेरोजगारी से निपटने का शॉर्टकट? इतिहास के पन्ने पलटोगे तो ऐसे नरभक्षों की फौज 100 साल पहले ठीक आपको जर्मनी में मिल जाएगी। उनका नाम था एसए, स्टॉर्म ट्रूपर्स या ब्राउन शर्ट्स के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका यूनिफॉर्म इसी कलर का था। यह नाजी पार्टी की पैरामिलिट्री विंग थी। सरकार ने बेसिकली किया क्या था, नाजी पार्टी ने उस समय किया क्या था, सड़कों से मुश्तंडे उठाए और पार्टी के इस विंग में भर्ती कर दिया। सरकारी नहीं थे ये, लेकिन हिटलर को सरकार में लाने में अहम भूमिका निभाई। नाजी रैलीज को प्रोटेक्ट करना, दूसरे ऑपोजिशन रैलीज का एकदम नाश करना, माइनॉरिटीज को टाइट करना, यह सारा काम ब्राउन शर्ट्स करते थे। फिर जब हिटलर पावर में आए तो इन्हें ऑफिशियल दर्जा भी दिया गया था। हरियाणा में आज कमर तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना कि 46,000 ग्रेजुएट्स ने सफाई कर्मचारी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब आप सोचिए कि इतनी हालत खराब है कि 46,000 लोग झाड़ू पोछा करने तक के लिए, सफाई कर्मचारी बनने तक के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी के चलते बहुत सारे जो नौजवान हैं हरियाणा में, वो गौ रक्षक के दर्जे को अब सरकारी नौकरी समझ चुके हैं और पॉलिटिकल प्रेशर चलते पुलिस ने भी अपने आप को इसमें शामिल कर लिया है। ऐसे नरभक्षकों के साथ रेड पर अब पुलिस जाती है।
लेकिन ये जो पॉलिटिकल फौज बन रही है, ये जो इनके पास पुलिस जैसे हथियार आ चुके हैं, ये इतने ज्यादा खूंखार बन चुके हैं, कल फौज से जो अग्निवीर निकाले जाएंगे शायद ये भी शामिल हो जाएंगे। इन सब को जानते हो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? धर्म को नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। ऐसी एक पैरामिलिट्री फौज, एक पैरेलल फौज जो हमारे देश में खड़ी हो रही है। आज आर्यन की मां उमा प्रेस वालों को आर्यन की फोटो दिखाते दिखाते रो जाती है कि देखो कैसे वो तिलक हमेशा लगाता था, कि वो कैसे पिछले महीने ही कांवड़ यात्रा उसने पूरी की, कि उसे कैसे सारे श्लोक याद हैं। लेकिन इस सब के बावजूद नरभक्षों ने उसे छोड़ा नहीं, उसे मार डाला। आज आर्यन के घर में एक पोस्टर लगा हुआ है इंसाफ की भीख मांगते हुए। आर्यन के पिता इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका बेटा उससे छिन कैसे गया इस तरीके से। वो अब कह रहे हैं कि इन नरभक्षों का धंधा बंद होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आज बूता है कि गौरक्षक के इस धंधे को बंद करके दिखा दे? जड़ों से उखाड़ कर जहर इतना ज्यादा गहरा जा चुका है और अब तो ये रोजगार का जरिया भी बन चुका है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के घिनौने सच्चाई को देखा। बहुत साल बाद उठी, लेकिन चलो उठकर देखा और कहा कि अब एक नेशनल लेवल पॉलिसी बनाई जाएगी कि इसे रोका जा सके। क्योंकि अगर इंसान गिल्टी भी है, अगर उसने गुनाह किया भी है, आप किसी का घर इस तरीके से जबरन दौर पर गिरा नहीं सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर देर से ही सही जगती है तो हो सकता है इन नरभक्षों के मामले में भी जग जाए और देखे कि कैसे हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, कैसे गौ रक्षकों ने हिंदू धर्म के नाम पर धंधा चला के रखा है, कैसे कत्ले आम हो रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। हो सकता है कोलकाता हॉरर के तरह यहां भी सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया जाए, कुछ बेंच बैठी जाए सुप्रीम कोर्ट की कि ये जो एक मिलिशिया बन रही है, ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स बन रही है, आगे जाकर यही अराजकता फैला सकती है हमारे सोसाइटी में और इसे भंग किया जाए। और इस बात पर मैं प्रेसिडेंट भी देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जब भी फैसला लेती है तो एक प्रेसिडेंट होना चाहिए कि ऐसा पहले भी किया गया हो। बात है जुलाई 2011 की। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया और बोल दिया कि ये जो आपकी फोर्सेस हैं, जो आपने स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स लगा के रखे हैं नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज में, जिन्हें कोया कमांडोज कहा जाता है, या सल्वा जदूम, जहां आप लोगों को इक्विप कर रहे थे, उनको हथियार दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे नक्सलियों के साथ काउंटर करने के लिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब इतने साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल फोर्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है, तो फिर गौ रक्षक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि माओइस्ट इंसर्जेंसी के फाइट करने के लिए ये कोया कमांडोज बहुत इफेक्टिव थे। दांतेवाड़ा जंगल में मैंने जाकर इन कोया कमांडोज के साथ 2 दिन गश्त लगाई थी और मैं जानता हूं कि ये कितने इफेक्टिव थे माओइस्ट के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट की जिम्मेदारी है, यह आप फ्रीलांसिंग या ऑफलोड नहीं कर सकते हो। तो यहां गौ रक्षकों को कैसे ऑफलोड कर दिया? अगर आपको गौ रक्षा करनी है तो आप अपनी पुलिस फोर्स के थ्रू करेंगे, ना कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स। समय जरूर आ गया है कि हम इस चीज को अब देखें, सुप्रीम कोर्ट इस पे दखलंदाजी दे और गौ रक्षकों को, जिन्होंने यह धंधा बना के रखा है, लोगों को मारने का ठेका लेकर रखा है, उन्हें इलीगल डिक्लेयर करे। अगर यह नहीं होता है तो यह बात याद रखिए कि आर्यन के कातिल सब हैं, हम हैं, आप हैं, प्रधानमंत्री से लेकर एक कॉमन सिटीजन तक है, क्योंकि यह गलत काम हमारे आंखों के सामने हो रहा है। चेतावनी हमें साफ मिल चुकी है, लेकिन हम इस चीज को अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि हमारी सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे धर्म को एक गंदा नाम भी दे रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है कि इस पर भी आप आउटरीच करेंगे या नहीं। अगर आउटरीच करेंगे तो मेरा विश्वास जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेगी, इस पर भी सुनवाई करेगी, और जैसा बुलडोजर जस्टिस पर कड़ा रवैया लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर भी कड़ा रवैया जरूर लेगी। हाँ जी, तो यहां पे करते हैं वीडियो को एंड। जिस तरह आपने देखा कि वो गौ रक्षक इंसानों को दरिंदगी से मार रहे हैं और गवर्नमेंट, कुछ लीडर भी उनके साथ मिले हुए हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे कि आया कि जो कौ को मीट को कंज्यूम किया जा रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना है या नहीं, या इसको इंटरनेशनली लॉ बना दें अपने कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया दुनिया के दूसरे नंबर पर कौ कंजप्शन के अंदर आता है, आप रोक नहीं सकते। मैं एक मिसाल से साबित करता हूँ। शेर है, शेर बकरी भी खाता है, गाय भी खाता है, हर एक का गोश्त खाता है। उसको बाकी जानवर मार दें,
कि वो गाय का गोश्त क्यों खा रहा है। इसी की बात करें, अमेरिका, मिडल ईस्ट जितना भी है, ये यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं वो बीफ बर्गर कंज्यूम करते हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाला वहाँ पे क्या है? बीफ बर्गर। मैकडोनल्ड के अंदर आप देख सकते हैं बीफ बर्गर सेल होता है। कॉ लेदर के शूज बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, उसके ऊपर इनको कोई तकलीफ नहीं। पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड कौ को खाता है और उनके जूते और उनके लेदर के शूज बनाता है, उसके ऊपर कोई इनको आपत्ति नहीं। सिर्फ इनको तकलीफ है तो एक मुसलमानों से तकलीफ है और किसी चीज से इनको तकलीफ नहीं। मुसलमानों से क्या तकलीफ? ये तो इंसान है ही नहीं। अगर जरा भी इनके अंदर इंसानियत होती तो आज फैमिली को कत्ल ना करते। कोई भी मजहब, कोई भी दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप मासूम लोगों को कत्ल कर दें। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम कहता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, जिसने नाहक कत्ल किया। इन लोगों का लेवल यही है। अगर इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जाता है तो इस तरह के कौ रक्षक और भक्षक जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इस कंट्री से, और इसको बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। सुप्रीम कोर्ट जितने भी फैसले करता है अच्छे करता है। कोलकाता का फैसला वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में चला गया। तो वो फैसला कानून को फैसला करना चाहिए ताकि हर इंसान के हाथ में गन पकड़ा दी जाए और ये फैसला करे। तो अगर आपको मेरा रिएक्शंस इंडिया के एक नर बख्शस के ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।